बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, और होना ही है, और होना ही है। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। 1980 में कुछ लोगों ने अल्बर्ट काउंटी जॉर्जिया में कुछ पत्थर लगाए थे, स्मारक कहते हैं इनको। एक बीच में पत्थर और 4 पत्थर बड़े बड़े 4 दिशाओं में, ऊपर एक पत्थर उनको रोकने के लिए, और पत्थरों की ऊंचाई लगभग 20 फीट। उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कुछ लोगों ने कि अब हम नई व्यवस्था लाने वाले हैं, नई वैश्विक व्यवस्था लाने वाले हैं। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह नई व्यवस्था कितनी खतरनाक है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। Humanity under 500 million. और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि दुनिया की जनसंख्या जो अभी 760 करोड़ है, उसको कम करके 50 करोड़ करना है। जी हां, 50 करोड़, 90% से ज्यादा कमी। Guide reproduction wisely, improving fitness and diversity. Okay, well, संतान पैदा करनी है नहीं करनी, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करेगा। शादी होगी या नहीं होगी, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, होंगे तो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कहां रहेंगे, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। इसका फैसला वैश्विक सरकार, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था जो लोग करेंगे। unite humanity with a living new language. दुनिया में एक भाषा होनी चाहिए, है ना? Right, rule passion, faith, tradition, and all things with tempered reason. Get rid of तो राज करने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे, बाकी सभी लोगों के ऊपर राज किया जाएगा, वो गुलाम होंगे। protect people and nations with fair laws and just courts. उनके बनाए गए कानून चले। Let all nations rule internally, resolving external disputes in a world court. बाकी उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया जो है वो इंटरनल मैटर, दुनिया के सारे देश जो आंतरिक मामले हैं वो देखें, और बाहरी मामले हैं वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो लोग हैं, जो बिग एलाइट्स हैं, जो संख्या में बहुत कम है, वो उन लोगों को देखें। Okay, let's see. Avoid petty laws and useless officials. Now that I agree with. Absolutely. Yeah, absolutely. Yeah. Avoid petty laws. Fuck yeah. And the useless officials. I mean, do you know any officials that aren't useless? Let's get rid of them. There we go. All right. Balance personal rights with social duties. Okay. यानी कि अब आप पूरी तरफ से गुलाम के रूप में काम करेंगे, पशु की तरह काम करेंगे। जिस प्रकार से मनुष्य पशु से काम लेता है, उसी प्रकार से मानव जाति को बनाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए हम लोग पशु की तरह काम करेंगे। Be not a cancer on the earth. Okay, I can agree with that. Let's try not to be cancer on the earth. Leave room for nature. Leave room for nature. ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लक्ष्य है। ये लक्ष्य बकायदा लिखा हुआ है, दुनिया की 8 भाषा में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिका के जॉर्जिया काउंटी में लिखा हुआ है। वहां पर बड़े बड़े 20 टन वजनी पत्थर लगे हुए हैं, उसमें 10 आज्ञा लिखी हुई है। और वो पहला मुद्दा जो है, पहला पॉइंट है कि दुनिया की आबादी को कम करके हमें 50 करोड़ से कम करना है। ये आज की बात नहीं है, ये पत्थर करीब 40 वर्ष पहले लगाए गए थे। यानी कि इनकी योजनाएं बड़ी पुरानी है, 40 वर्ष पहले से इस पे ये काम कर रहे हैं। ये 1980 से चल रहा है। 2020 उनका ध्येय था, और एजेंडा 21 यानी कि 2021 तक ये लोग उसे पूरा करते हैं। एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिशियल प्रोग्राम है।
कोई अनऑफिशियल नहीं है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा होगा 21 में हमें क्या क्या करना है। At its core, Agenda 21 is about control. Control of the land, natural resources, and entire populations. It seeks to control the air by regulation of carbon emissions, the ground by sustainable development, and the sea through environmental regulations. Officially stated, Agenda 21 is a comprehensive plan of action to be taken globally, nationally, and locally by organizations of the United Nations system, governments, and major groups in every area in which human impacts on the environment. Because being human will always have an impact on the environment, Agenda 21 paves the way for extraordinary UN control. When you boil it down, there are 9 basic tenets of Agenda 21. Move citizens off private land and into urban housing. Create vast wilderness spaces inhabited by large carnivores. Eliminate cars and create walkable cities. Support chosen private businesses with public funds for sustainable development. Make policy decisions that favor the greater good over individuals. Drastically reduce the use of power, water, and anything else that creates carbon pollution. Use bureaucracies to make sweeping decisions outside of democratic processes. Increase taxes, fees, and regulations. And finally, implement policies meant to incentivize a reduced population. Controlling our every impact on the environment means controlling every aspect of our lives. What we eat, how we travel, where we live, how we live. But no is still an option. Go to glennbeck.com/agenda21 right now. For millions of years, this lake thrived. But now it is dying. Poisoned by humans who put themselves above nature. It's time to stop the killing. It's time to heal our planet. It's time to remove your footprint. Agenda 21 is coming soon. ये एजेंडा 21 एक रिकॉर्डेड ऑफिशियल चीज है, तो इसी में कई चीजें शामिल है, जैसे कि ID 2020 है, हमारा हेल्थ कार्ड है। ID 2020 क्या है? ये एक आपके डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। इसमें बिल गेट्स का बड़ा रोल है। वो ये कहता है कि हर इंसान को एक डिजिटल आईडी मिलनी चाहिए। उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी डिजिटल आईडी क्यों मिलनी चाहिए? वो ये बताते हैं कि आपको डिजिटल आईडी मिलेगी तो आपका आइडेंटिफिकेशन रहेगा, कौन क्या है। लेकिन असली पर्पज कुछ और है। असली पर्पज ये है कि एक आपको डिजिटल आईडी दे दी गई, उस आईडी के अंदर आपका सारा डेटा है। उसके अंदर आपका आधार कार्ड को उससे लिंक कर देंगे। आपका वो आईडी को बैंक अकाउंट से लिंक है तो बैंक में कितना पैसा है वो भी आपसे लिंक हो गया। सरकार ऐसा भी कानून बना रही है कि आप अपने घर के अंदर सोना कितना रख सकते हैं, कितना नहीं है, वो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है। वो भी इससे लिंक कर दिया तो आपके पास घर में जो भी चीज़ है, एसेट्स है, उस सब की जानकारी एक सिंगल क्लिक पे बाहर बैठे हुए लोगों को। Event 201. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. उस दिन बिल गेट्स ने कहा था कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, कोरोना वायरस से होगा। उसे कैसे पता चला कि अगला महायुद्ध कोरोना वायरस से होगा? कोरोना वायरस से होगा, ये नाम लिया उसने और यही फोटो बताया जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स उसके निकले हुए हैं। कैसे पता चला उसको? ये बहुत गहरा षड्यंत्र और कई वर्षों की प्लानिंग, कई वर्षों की योजना के बाद लाया गया है। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एक देश को गरीब बनाने के लिए, एक एक देश को गुलाम बनाने के लिए किया गया है। मित्रों, और अधिक समझना है तो ID 2020 RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, उसको आप समझिएगा। आपकी चमड़ी के अंदर एक आईडी लगाई जाएगी, ऑपरेशन बारीक सा टीरा लगा करके। उसके बाद आपकी एक एक एक्टिविटी नोट की जाएगी, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड होगी।
यदि वो आपके पास नहीं है तो आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप किसी और तरह की कोई काम नहीं कर सकते। वैक्सीन जरूरी लगाया जाएगा, घर घर जाकर जबरदस्ती कंपलसरी टेस्टिंग होगा। आप टेस्ट करने से मना नहीं कर पाएंगे। और टेस्ट भी ऐसा है कि 2% से 40% तक नतीजे गलत है उसके, फाल्स पॉजिटिव है, फाल्स नेगेटिव है। कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फ्लू से हर साल 6 लाख से 7.5 लाख लोग मरते ही हैं पूरी दुनिया में। पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए। हर साल निमोनिया से भारत में 1.5 लाख लोग मरते ही हैं। तो इस साल अगर बोले निमोनिया से कितने लोग मर रहे हैं तो आपको फिगर मिलेगा 0, क्योंकि जो भी इंसान निमोनिया से मर रहा है उसको उठा के कोरोना के नाम पे उसका रजिस्टर कर लिया जा रहा है। और वर्ल्ड ओवर में भी अगर बोले कितने लोग इस साल फ्लू से मरे हैं, आप ताज्जुब हो गए। इस साल फ्लू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज वो फ्लू वाला रिकॉर्ड में जितने लोग मरते हैं वो तो कोरोना के इससे चला गया, तो इसलिए कोई एक्सेस डेथ नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में एक नया नियम आया है आज से 3.5 महीने पहले, ICMR का गाइडलाइन, कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा, अगर वो कोविड पॉजिटिव आया, चाहे वो हार्ट का बीमार हो, चाहे वो कैंसर से मर रहा हो किसी भी, लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव भी साथ में आ रहा हो तो उसे कोविड से ही डेथ माना जाएगा। तो जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें वो डेथ भी है। प्लस भारत की धरती में अगर कोई कोविड नेगेटिव भी आएगा तो भी उसको डेथ सर्टिफिकेट में कोविड डेथ ही मानना पड़ेगा। राइट, ये सुनने में आपको विश्वास नहीं होगा, तो मैं तो बोल रहा हूँ, आप ICMR गाइडलाइन जाके देख लीजिए। तो भारत के धरती में जो भी मरेंगे तो वो डॉक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लिखित में कि आप उसे कोविड डेथ दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इवन एक्सीडेंट से किसी का डेथ हो गया और कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव आया, तो उसका भी कोविड डेथ में रिकॉर्ड में आ गया। तो इसीलिए जो डेथ के आंकड़े हैं उनमें वो सारे डेथ भी जुड़ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी जो फ्लू का पेशेंट होता है, माइल्ड फ्लू का पेशेंट होता है, उससे रेमडेसिविर दे रहे हैं, एंटीवायरल दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक दे रहे हैं। ये तीनों चीज अगर डाल दें तो वो बन जाता है जहर। इससे आपका ऑक्सीजन सिचुएशन एकदम डिप करेगा और ऑक्सीजन सिचुएशन डिप करने से ही वो वेंटिलेटर पर ले जाते हैं। और वेंटिलेटर पर ले जाएंगे तो 97% उसका फेलियर रेट है कि अगर 100 लोग वेंटिलेटर में जाते हैं तो सिर्फ 3 ही लोग वापस आते हैं, और जो लोग वापस आते हैं वो 3-4 महीने के ही मेहमान होते हैं, यानी कि लिटरली 100% डेथ होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है WHO का, ये प्रोटोकॉल का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है डेथ का, ना कि एक्चुअल फ्लू डेथ का। इटली का बोलते हैं जो 10% मृत्यु दर बताई गई थी, लेकिन इटली के गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डेटा है कि वहां जितने लोग मरे थे कोरोना से बताया गया था, उसमें से 50% लोगों को 3 बीमारी और थी, 25% लोगों को 2 बीमारी और थी और 24% लोगों को 1 बीमारी और थी, यानी कि कोमॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा थी। तो जो लोग पहले मरते आए हैं, जो लोग पहले जिस बीमारी से मरते थे, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से मरते थे, चाहे वो अस्थमा से मरते थे, चाहे वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से मरते थे, चाहे वो एम्फाइसीमा से मरते थे, चाहे वो न्यूमोथोरेक्स से मरते थे, चाहे वो प्लूरल एफिनियंस से मरते थे, ये सब ने आपको रेस्पिरेटरी डिजीज बताई है। बाकी और अलग है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और वो सब चीजें अलग है। तो वो उनमें से किसी का मरने से पहले कोरोना टेस्ट कर देते हैं और पॉजिटिव आ गया तो भैया कोरोना से उसकी डेथ हो गई है। तो ये एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है। तो इटली के अंदर भी अल्टीमेटली ये पाया गया कि 1%, जितना बताया उसका 1%, 10% का 1%, तो अल्टीमेटली तो ये जो आता है 0.1% इसकी डेथ रेट आती है। तो डेथ रेट इज 0.1% एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्मल फ्लू। इसकी जो मृत्यु दर है 0.1% है, जो नॉर्मल फ्लू के बराबर है। तो ये कोई डेडली या डेंजरस वायरस डिजीज नहीं है। लोगों ने अपना एजेंडा भी लिख रखा है, बोल रखा है प्रत्यक्ष हमारे सामने। अगर हम ये समझे कि ये दुनिया के अंदर कोई ऐसी वो चीज नहीं चल रही है, कुछ लोग कंट्रोल जो करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि उन लोगों ने साफ साफ ये बोला था, डेविड रॉकफेलर ने बोली थी ये बात कि भाई हमें एक दुनिया के अंदर वी नीड अ बिग क्राइसिस एंड होल वर्ल्ड विल सरेंडर टू अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वो उनका डिजाइंड क्राइसिस है। दुनिया के अंदर मंदी लेके आना डिजाइंड है, शेयर मार्केट को गिरा देना डिजाइंड है। जिन लोगों को पता था कि पहले से लॉकडाउन लगेगा, बीच रात में किया जाता लॉकडाउन, बीच रात में ही नोटबंदी की जाती है, पहले से पता होता है कुछ लोगों को कि लॉकडाउन किया जाएगा
उन लोगों को शेयर मार्केट में बहुत फायदा हुआ और उन लोगों की संपत्ति बड़ी भी, आप लोगों ने देखा होगा। पता होता है पहले से, जैसे कि 9/11 हुआ, अमेरिका के अंदर अटैक हुआ, उससे पहले बहुत सारे लोगों को वो पता था कि अटैक होने वाला है, उन लोगों ने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। तो हर चीज डिजाइंड है। हम ऐसा समझते हैं कि शायद अपने आप हो गया, शायद कहीं से वायरस लीक हुआ, फैल गया। सब कुछ डिजाइंड है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में पूरी पावर है, वो लोग आपके प्रधानमंत्री को भी उसकी जगह पे ले जाके बिठाते हैं, क्योंकि कुछ समय तक हमें नहीं पता होता भाई कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला। अचानक उसकी एक हवा चलती है, आप लोगों के मुंह पे उसका नाम आ जाता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये या तो ये, आप उसमें से एक ऑप्शन को जाके बटन दबा देते हैं और दोनों ही लोग उनके होते हैं। भाई सबसे नीचे तो आम जनता है, उसके ऊपर उस जनता को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और आर्मी, फिर उसके ऊपर उनको मैनेज करने के लिए सरकारें, फिर उनके ऊपर कॉर्पोरेशन, फिर उनके ऊपर बैंक्स, और उनके ऊपर भी फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, और फिर सबसे ऊपर वो लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं और उनका एक एजेंडा है। क्योंकि वो लोग पैसा बनाते हैं, इसलिए उन्हें पैसा कमाने में मजा नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, अमीर लोग, जिन्हें पैसा कमाने में बहुत मजा आ रहा है और उनके लिए सब कुछ बिजनेस है। सब कुछ बिजनेस नहीं है उनके लिए। उनका एक एम है कि उन्हें दुनिया के अंदर 21% लोगों को जीवित रखना है, बाकी लोगों को उन्हें खत्म करना है, जिसे हम एजेंडा 21 भी समझते हैं। एजेंडा 21 2021 नहीं है, एजेंडा 21% ऑफ होल पॉपुलेशन है। और वो 21% ऐसा नहीं है कि भारत में से थोड़े से लोग ले लिए, रशिया में से थोड़े से लोग ले लिए, ऐसा नहीं है। वो लोग हैं जो उन लोगों की ब्लड लाइन के हैं और कुछ उनका काम करने वाले लोग, उनकी नौकरी करने वाले लोग। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये वही बात हो जाएगी, अगर अभी हमने नहीं समझा तो बिल्ली आ गई और कबूतर ने आंख बंद कर रखी है, खा लेगी। हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ जाओ। सरकार का जो प्रोटोकॉल है, लॉकडाउन का प्रोटोकॉल है, घर में बंद होने का प्रोटोकॉल है, मास्क का प्रोटोकॉल है, या फिर सैनिटाइजर का प्रोटोकॉल है, ये एक अच्छे भले इंसान को बहुत बीमार करने का प्रोटोकॉल है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब कोई मास्क लगाता है और लगातार अगर कुछ घंटों लगा लेगा तो उसका जो टेम्परेचर बॉडी का वो 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री बढ़ जाएगा ज़्यादातर लोगों का, और वो वही वाली फीवरिश लोगों की फीलिंग आएगी या आती है, जो फीवर तब आता है जबकि एक्चुअल वायरस आता है। तो ये मास्क लगाने से आपके बॉडी की इम्यूनिटी एक्चुअली कमजोर होती है, जिससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। ये जो सैनिटाइजर है, जितनी बार हाथ में लगाएंगे वो स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड में जाता है, यहाँ तक कि उसके बाद अगर मुंह से जो आप अल्कोहल टेस्ट होता है उसमें करेंगे तो उसमें भी पॉजिटिव पाया जाएगा। तो ये प्रूवन है। तो मतलब ये कि वो ब्लड में घुल रहा है अल्कोहल, यानी छोटे बच्चे जब लगा रहे हैं जो, तो यानी कि उनके ब्लड में अल्कोहल घुल रहा है एंड ये कैंसरस है। और रहा सवाल लॉकडाउन का, तो ये लॉकडाउन मेंटल ट्रॉमा लोगों में क्रिएट कर रहा है। तो ये एक्चुअली बीमार पड़ाने का ये एक षड्यंत्र है, ये खेल है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है। इसके लिए इन लोगों ने मीडिया को परचेस कर लिया। जब मीडिया ही इन लोगों ने खरीद लिया तो मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है आपको सुबह से लेकर शाम तक, कोरोना कोरोना कोरोना। एक पेशेंट वहां आया, एक पेशेंट यहां आया, एक पेशेंट उस जगह निकला, इतनी डेथ हुई, आपको इस प्रकार से समझाया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया टेरर है। ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना एपिडेमिक नहीं है, कोरोना पैंडेमिक नहीं है, ये मीडिया पैंडेमिक है। मीडिया ने इसको इतना बड़ा पैंडेमिक बता दिया कि हम लोगों को मजबूरी में अपने अपने घरों के अंदर घुसना पड़ा। मित्रों, अगर आप लोगों ने ये आवाज आज नहीं उठाई तो ये लॉकडाउन जून तक चलेगा, फिर भी आप नहीं जागे तो लॉकडाउन पूरे 6 महीने चलेगा, फिर भी आप नहीं जागे तो लॉकडाउन 1 साल चलेगा। क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन वो लोग लॉन्च नहीं करेंगे, जब तक वैक्सीन आप लोग नहीं खरीदेंगे, तब तक इस माहौल को गर्म बनाए रखने की वो पूरी कोशिश करेंगे षड्यंत्रकारी ताकतें। अब ये आपको समझना है कि कितना जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन को आप समाप्त कराते हैं। अब इससे बाहर कैसे निकलना है? वो बाहर सिर्फ 1 सेकंड में निकल सकते हैं। सबसे पहले तो इस डर को भगाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई नई चीज है, ये कोई नया वायरस है ही नहीं, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। ये डर दिमाग से निकालिए, उसी तरह से जैसे जर्मनी के लोगों ने निकाला। बर्लिन में रह रह के लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं, लाखों लिटरली। जर्मनी में, आयरलैंड में, यूके में, तो यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ जहाँ उन्होंने मास्क कंपल्सरी करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा भी कंपल्सरी करने की कोशिश की, वहाँ लोग यूएस में तो बंदूक लेके लोग निकल गए, जबकि इन सारे देश जिनके नाम ले रहा हूँ यहाँ इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने सहन नहीं किया, वो सड़क पे आ गए। तो अपने राइट्स के लिए
कोई और आपको राइट्स देगा नहीं। आपके राइट्स आपको छीनने होंगे, आपके राइट्स के हक आपको मांगना होगा। आपको कैसे मांगेंगे? जागरूक करके लोगों को जगा के मांगेंगे, उसको सच्चाई लोगों को बता के। तो सोल्यूशन कैसे आएगा? पहले सच्चाई आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है। RFID चिप लगाई जाएगी आपके शरीर के अंदर, वही चिप आपका सारा काम करेगी, वही चिप आपका बैंकिंग का काम करेगी, उसी चिप से आपका ट्रांजैक्शन होगा, उसी चिप से आपका वोटर आईडी कार्ड है, वही चिप आपका आधार कार्ड है, सब कुछ वही है, उसी से आप खरीदारी करेंगे, वही होने वाला है। अब भी नहीं जागे तो भारत पुनः गुलाम बनेगा, आप और आपके आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी। यदि आपने संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के सामने ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो संघर्ष कर सके। आपके सामने शायद स्थिति है, अभी आप संघर्ष कर सकते हैं। नहीं जागे तो भारत एक कंट्री नहीं रहेगा, एक काउंटी बन जाएगा, एक गुलाम देश बन जाएगा।